वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ GS3 इकोनॉमी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन पढ़ रहे हैं हम, और इन सारे वीडियोस में हम नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी भी सीखते जा रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर में किया था हमने, वैसे ही इकोनॉमी में भी कर रहे हैं। दिस PDF अलोन कैन बिकम योर नोट्स, या फिर इसको आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। नाउ स्टडिंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन में पढ़ना क्या है। उसके लिए पढ़ना होगा कि रिसोर्स क्या है एंड देन मोबिलाइजेशन का तरीका क्या है, राइट। तो क्वेश्चंस कैसे पूछे गए पहले ये देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, 2017 में आया था। अमॉन्ग सेवरल फैक्टर्स फॉर इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ, द सेविंग रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन। ठीक है, यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, जैसे यूपीएससी करता है, एक स्टेटमेंट दे देता है एंड देन पूछता है डू यू अग्री, आप सहमत रखते हो, इस बात से सहमति रखते हो, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अवेलेबल फॉर द ग्रोथ पोटेंशियल। कि और जैसे सेविंग्स रेट तो मोस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, आप अग्री करते हो या नहीं करते हो। अगर करते हो तो भी, और नहीं भी करते हो तो ये बताओ व्हाट आर अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल। तो पहले ये जाना पड़ेगा सेविंग्स रेट क्या है। तो सेविंग्स रेट हम जानेंगे कि ये आपके कमाई का कितना हिस्सा आप सेविंग कर रहे हो, एंड ये ट्रेंड क्या है, व्हाट इज द ट्रेंड इन द नेशन और इन द कंट्री। तो इस सेविंग को मोबिलाइज करना ही रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो गया, राइट। देन एक्सप्लेन हाउ द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ये उस समय यूपीएस नीति आयोग ने रिलीज किया था, एंड फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कैन बी यूज्ड एज टूल फॉर assessing the fiscal performance of states in India. In what way would it encourage the state to adopt prudent and sustainable fiscal policies? कह रहा है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप ये बताओ इसकी डेटा कैसे हम लोगों को और अलग अलग स्टेट्स को अपने फिजिकल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने में मदद कर सकता है, एंड कैसे एनकरेज करता है कि एक प्रूडेंट एंड सस्टेनेबल फिजिकल पॉलिसीज़ को अपनाया जा सके। ठीक, तो क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का ही बात है। इसको प्लानिंग में भी डाल सकते हैं, इसको हम इंडेक्सेस में भी डाल सकते हैं, प्लानिंग और रिसोर्स मोबिलाइजेशन दोनों में डाल सकते हैं। मतलब सिलेबस का फर्स्ट लाइन में से ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलो देखते हैं। देखना, नोट्स बनाने से पहले आपको बताया हूँ कि इकोनॉमी में जितने भी नोट्स आप बनाओगे, जितना भी बनाओगे, उसमें सबसे पहले आपके नोट्स में ये होना चाहिए कि ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम इसके क्या क्या डायमेंशंस पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा, यहाँ टिक भी करता जाऊँगा कि ये डायमेंशन पढ़ा दिया, ये डायमेंशन पढ़ा दिया। इससे क्या हेल्प मिलेगा, इससे हेल्प आपको ये मिल जाएगा कि क्लियर कट ये समझ में आ जाएगा कि मुझे जब भी एग्जाम में रिवाइज करना है। देखो, अ नाइट बिफोर एग्जाम आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन पढ़ने बैठोगे तो पूरा तो नहीं ही पढ़ोगे, राइट, बिकॉज उस दिन GS3 में सिर्फ आपको इकोनॉमी थोड़ी पढ़ना है। उस दिन आपको GS3 में इकोनॉमी पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, ठीक है। देन यू हैव सिक्योरिटी, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो कहाँ मिलेगा इतना टाइम आपको, और उस दिन उसके बाद फिर अगले शाम में एक एक पेपर दे के निकलोगे, दूसरे पेपर से पहले पढ़ना है। तो आप यही पढ़ोगे कि हाँ मुझे इसके सारे डायमेंशन याद हैं, और यहीं पे अगर आप चाहो तो डेटा भी लिख लोगे यहीं पे। मैं चाहता तो यहीं लिख देता, बट वो क्लटर हो जाता। तो अब जो मेरी अपनी नोट्स है उसमें मैंने ऐसे लिख रखा है, मतलब मेरा नोट्स भी यही है, बट मैं वहाँ से क्लीन करके लाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब जितना कुछ यहाँ लिखा हुआ मेरे नोट्स में यहीं पे लिखा हुआ है सारा, ये सब यहाँ बना हुआ है, ये यहाँ बना हुआ है, बट यहाँ पे मैं क्लीन करके लाता हूँ आपके लिए, ठीक है। अब अंडरस्टैंड, रिसोर्स मोबिलाइजेशन जब पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे, मेजर सोर्स ऑफ रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन पढ़ेंगे कि क्या क्या तरीका है और कहाँ कहाँ से उसका स्रोत है। देन उसकी नीड क्या है, चैलेंजेस इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या है, कि क्या क्या चैलेंजेस रहे होंगे, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं रिसोर्स को मोबिलाइज करने के लिए। तो देखो, जब हम पढ़ लेंगे कि रिसोर्स क्या होते हैं और उनके कितने तरीके होते हैं, तो गवर्नमेंट के स्कीम्स भी उसी के अराउंड ही होंगे ना, मोबिलाइज करने के लिए। कि मतलब हमको इंक्लूसिव ग्रोथ करना है तो गवर्नमेंट का इंक्लूसिव ग्रोथ का होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना होगा। हमको एनवायरमेंटल ग्रोथ करना है तो नीति आयोग का लाइफ है। इट इज़ वॉट फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन ही तो है। नीड क्या है, समझेंगे कि नीड कौन बताएगा, सिलेबस ही बताएगा हमें कि हाँ भाई तुमको इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, तुमको प्रोग्रेसिव ग्रोथ करना है। तुम्हारा नीड है ब्रिजिंग द गैप, चलो डिजिटल डिजिटल डिवाइड कह लो, या ब्रिजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइड हो गया, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल ग्रोथ हो गया, सस्टेनेबल ग्रोथ हो गया। सब हमें सिलेबस से मिलता है। अगर हम डायमेंशन ही खोजना है मुझे, अगर ऐसे आंख बंद करो, अच्छा चलो GS1 में देख ले, सोसाइटी का होलिस्टिक डेवलपमेंट इज़ आवर एम। तो अगर आते हैं गवर्नेंस में क्या देखेंगे, गुड गवर्नेंस, एक्सेसिबल गवर्नेंस इज़ आवर एम। तो हमें एस्पेक्ट वहीं से मिल जाता है, हमें पॉइंट्स वहाँ से मिल जाता है। देन इसमें कुछ चैलेंजेस भी होंगे, गवर्नमेंट का मेजर देख लिया हमने। देन इम्प्रूविंग, जो यहाँ पे ड्रॉबैक्स आएंगे, चैलेंजेस, इन्हीं को इम्प्रूव करने का तरीका, लाइक इट्स लाइक अ वे फॉरवर्ड।
देन इसी रिसोर्स मोबिलाइजेशन में फ्रीबी कल्चर भी आता है, तो फ्रीबी को एक अलग से पढ़ लेंगे कि मीनिंग क्या है फ्रीबी का, फ्रीबी वर्सेस वेलफेयर क्या है, एंड अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं कि भाई फ्रीबी और वेलफेयर में से कौन बढ़िया है, कौन ख़राब है, क्यों होना चाहिए, कब ख़राब है, कब गलत है, देन उसके बेनिफिट्स, देन वे फॉरवर्ड। उसी तरीके से फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, देखो ये अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ है 2024 में, 24 से रिलीज़ होना शुरू हुआ है, तो वी नो दिस फिजिकल हेल्थ इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट हो गया, इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे उसका, फाइंडिंग्स पढ़ लेंगे, एंड लर्निंग कर्व्स फॉर द स्टेट्स, बिकॉज क्वेश्चन क्या था कि हाउ कैन स्टेट इम्प्रूव, देन डेट टू जीडीपी एज फिजिकल एंकर, कि डेट टू जीडीपी रेशियो जो है ये फिजिकल एंकर की तरह काम करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यूपीएससी में ही ये साल तो पूछा गया था। तो अब चलो इसी डायमेंशन को एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन, लेट्स कम। पहले मीनिंग पढ़ते हैं, तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मीनिंग पढ़ने से पहले ये जानना पड़ेगा कि रिसोर्स क्या है ना, कि व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज डू वी हैव, है ना। तो अगर काइंड ऑफ रिसोर्सेज पढ़ जाएंगे हम, तो हम समझ जाएंगे उनको मोबिलाइज करने का नीड क्या है। चलो पहले देते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है। टाइप्स ऑफ रिसोर्स हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि रिसोर्स में लिख सकते हैं टैक्स है, ड्यूटीज़ है, चार्जेस है, ग्रांट्स है, लैंड है, वाटर है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, लॉज है, एनजीओज हैं, ये सब रिसोर्स हैं। बट क्या करेंगे हम, उनको कैटेगराइज करके लिखेंगे। और क्या सारा लिखने बैठेंगे, नहीं। फाइनेंशियल रिसोर्स डालेंगे, दो डाले टैक्स ड्यूटीज़ हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डालेंगे ऑफिशियल्स वेबसाइट सॉरी वर्कर्स, ये हो गए वॉल्टियर्स, एंड देन अगर इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स डालेंगे डाल देंगे लॉज एंड रेगुलेशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, डिजिटल गवर्नेंस, ओके। ऐसे डालेंगे सो दैट एग्जामिनर को पता लगे कि हाँ इस बंदे के पास डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ रिसोर्सेज हैं, यानी कि लैंड वाटर और रिवर फॉरेस्ट लिख के आ रहा है, नहीं सिर्फ उतना नहीं, और थोड़ा ब्रॉड परस्पेक्टिव में देखना है। सो टाइप ऑफ रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्स में, फाइनेंशियल रिसोर्स कहाँ से आते हैं, टैक्सेस के रूप में, ड्यूटीज़ के रूप में, चार्जेस के रूप में, ग्रांट्स के रूप में, पब्लिक बोरोइंग के रूप में, ठीक है। अब बोलोगे सर इसमें इंटरेस्ट मिसिंग है, ये मिसिंग है, हाँ है, लिखो ना अपने से, लिखो, थोड़ा एक्सप्लोर करो, याद रहना चाहिए। देन ह्यूमन रिसोर्सेज, हु आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑल द ह्यूमंस इन वर्किंग पॉपुलेशन या नॉट इवन वर्किंग पॉपुलेशन, जो भी है सब रिसोर्सेज हैं हमारे, किसी ना किसी तरीके से जो बेनिफिट कर रहे हैं। तो ऑफिशियल्स हैं उसमें, वर्कर्स में वर्कर स्किल्ड वर्कर्स हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, वॉल्टियर्स हैं, है ना। एंड देन वी हैव एक्सपर्ट्स। इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स में आ जाओ तो लॉज एंड रेगुलेशंस आर रिसोर्सेज, इनको मोबिलाइज करना होगा, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम। उसी तरीके से कम्युनिटी एंड सोशल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज भी हैं, जैसे कौन से हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव्स, एनजीओज, एफपीओज लिख सकते हो, आप इसको भी यहाँ डाल सकते हो। वॉल्टियर्स आर ऑल्सो सोशल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। देन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो रिसोर्सेज, कैसे, रिसर्च एंड इनोवेशन इज रिसोर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म आर रिसोर्सेज, डेटा सिस्टम्स आर रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर रिसोर्सेज। देन नेचुरल रिसोर्स है, लैंड, वाटर, मिनरल एंड फॉरेस्ट। अब समझ गए कि रिसोर्सेज क्या क्या हैं। अब बताओ इनको मोबिलाइज क्यों करना है, एम क्या होता है इसका, और किस तरीके से करेंगे। तो देखो, द मीनिंग ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ व्हाट, रिसोर्स का आइडेंटिफिकेशन, process of resource generation and effective allocating of financial as well as non financial resources। तो समझ गए, देखो ये सारे हो गए फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ये सारे हैं नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेस। नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स के टाइप हो गए, जैसे मैंने यहाँ पे इसको एक कैटेगरी और बना सकता था मैं, कि पहले फाइनेंशियल रिसोर्स लिखता, नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स लिखता, नॉन फाइनेंशियल के अंदर आई वुड हैव रिटन ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, सोशल कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन एंड रिसोर्स, इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेज, ऐसे लिख देता। दिस कुड ऑल्सो हैव बिकम माई पॉइंट। उसी तरीके से एक डेफिनेशन प्रॉपर हम याद रखेंगे, इज द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स आइडेंटिफाइंग, generating and effective allocation of financial as well non-financial resources to achieve what, to achieve developmental goal or to achieve societal development along with environmental sustainability, ये लिख सकते हैं। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन से क्या समझ में आता है कि इट इज़ नॉट जस्ट रेजिंग फंड, पैसा और सिर्फ मॉनेटरी चीज़ें इकट्ठा कर लेना नहीं है, बट इट इंक्लूड्स व्हाट, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। यही चीज़ तो है ना यहाँ लिखा है, बस उसी का टाइप बता दिया मैंने आपको यहाँ पे। अब बताओ एम क्या होगा रिसोर्सेज का, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का एम क्या होगा, यू थिंक, कुछ नहीं याद आ रहा, सीधा सिलेबस खोलो, सिलेबस में पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, प्लान एंड प्लानिंग, तो लिख दो इफेक्टिवनेस ऑफ
प्लानिंग, दूसरा क्या था, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, तीसरा क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देन क्या है, पॉलिसी रियलाइजेशन, है ना नीचे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पॉलिसी रियलाइजेशन। देन क्या है, सरकार का फिस्कल बर्डन है उसको इकोनॉमी में करो, फिस्कल बर्डन मैनेजमेंट, इसमें इसी में लिख दो बीओपी मैनेजमेंट, है ना। देन सेल्फ रिलायंस, क्या इतना ही है, नहीं और भी हो सकता है, बट ये मैंने, मेरे को जो दिमाग में आया मैंने लिख दिया। और इंक्लूसिव ग्रोथ है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, ये सारे एम बन गए। इसी तरीके से लिखना है। मुझे अगर कुछ याद करना है तो कहाँ से याद आएगा, मेरे नोट्स में से ही तो याद है, मेरे सिलेबस में से तो याद आएगा। सिलेबस का मैंने हर पार्ट एक्सप्लोर कर लिया। GS4 भी एक्सप्लोर करना, तो GS4 भी लिख देता। रिसोर्स मोबिलाइजेशन से क्या होता, तुम बोलोगे सर रिसोर्स मोबिलाइजेशन से GS4 का क्या ताल्लुकात हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन में क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा होगा इसमें। मोरालिटी डेवलप कर सकते हैं, एथिकल वैल्यूज़ डेवलप कर सकते हैं। अगर मान लो एजुकेशन देंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट लिखो, एथिकल वैल्यूज़ डाल दिया लास्ट में। इसी तरीके से पॉइंट्स बनाने, जनरेट करने। तो दिस इज़ द एम। अब देखो, एम पढ़ाना तो नीड भी तो यही होगा ना। जब नीड पढ़ने जाएंगे तो देखो, चलो आ जाओ, जैसे नीड पढ़ो। व्हाट इज़ द नीड, नीड फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इंश्योर फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। इसी की बात करने, कैसे सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो रहा है, एसेंशियल सेक्टर्स में जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर। प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, सरकार कुछ कर रही होगी। इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे प्रमोट होगा भाई, लाइवलीहुड प्रोग्राम, वनरेबल ग्रुप्स को बेटरमेंट के लिए। तो प्रोग्राम क्या है सरकार का, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। देन ब्रिज द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, कैसे करेंगे सरकार, सरकार तो कर ही रही है। सरकार और क्या इन्वाइट कर सकती है, PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे। देन एंकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, PLI दो उनको, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स हो गया। वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ PLI हो गया। देन यू कैन ऑल्सो डू डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हो गया। तो क्या, जितनी प्रोडक्शन करोगे, जहाँ जहाँ प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से। देन वी हैव व्हाट, और फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए ये भी पॉइंट लिख सकते हैं ना, कि जैसे हेल्थ, सोशल वेलफेयर हो गया। जैसे रूरल में ही आ जाओ, रूरल डेवलपमेंट में क्या है सरकार का, PSL नॉर्म्स है। क्या कर रही सरकार, फिजिकल सस्टेनेबिलिटी तो बना रही है। वहाँ तक पब्लिक सेक्टर, सॉरी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में सरकार क्या करवा रही है, कि एकदम इंकरेज कर रही है कि बैंकिंग को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वहाँ तक पहुँचना है, ग्रास रूट एट डिस्टेंट, वहाँ तक पहुँचना है इनको, ताकि होलिस्टिक ग्रोथ हो सके, होलिस्टिक प्रमोशन हो सके डेवलपमेंट का। इसी तरीके से डेवलप कर रहे हैं पॉइंट। देन स्ट्रेंथन फेडरलाइज डेवलपमेंट, कि सब कुछ केंद्र सरकार ही नहीं कर रही है, कुछ छोड़ो ना उनके पास भी डिसेंट्रलाइज वे में, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। तो फेडरल स्ट्रक्चर का ग्रास रूट कौन है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन रूरल, अर्बन में अर्बन लोकल बॉडीज, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ हो गए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया। देन अलग कैंटोनमेंट बोर्ड्स हो गए। देन वी हैव व्हाट, उनको क्या बोलते हैं जो NTPCs के अंदर होते हैं, जो किसी भी टाउनशिप, सॉरी या टाउनशिप्स हो गए। सो दीज आर थिंग्स व्हाट, नीड फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन। क्या क्या नीड है फिर से बताओ, इंश्योर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी करना है, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, ब्रिज द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, जो गैप बना हुआ है दो जगह के बीच में, कि सिटीज़ तो इतना ही डेवलप्ड हैं, रूरल एरियाज इतना ही डेवलप्ड है। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए सब कुछ सरकार नहीं करेगी, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इन्वाइट करेगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ग्रो करा रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो हो रहा है भाई, दो उनको उनको इंसेंटिव्स दो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट कर रही है। सपोर्ट क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस, कैसे, क्योंकि हमने प्रॉमिस करके आए हैं NDC में, COP21 नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन COP21 में, राइट। इसमें भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, strengthen federalistic development by strengthening whom, PRIs and urban local bodies. तो these are the need। अब बताओ मेथड क्या है इन सबको करने का, सरकार का तरीका होगा। पहले बताओ रिसोर्सेज क्या थे हमारे पास, रिसोर्सेज थे, यहाँ हमने देखा कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, टैक्स ड्यूटीज़, ये सब, इनको मोबिलाइज करने का तरीका तो होगा। हम क्या पढ़े यहाँ पे, अभी तक हमने पढ़ लिया मीनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं,
देन मेजर सोर्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइज, नीड पढ़ लिया हमने। बताओ अब सरकार मेथड क्या है। देखो ये जो मेजर सोर्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, व्हाट इज दिस, दिस इज मेथड, तरीका, तरीका आई गेस ये होता है तरीका, पता नहीं यार, तरीका यही लगता है सही, ठीक है तरीका। सो व्हाट आर द मेथड्स, आ जाओ मेथड्स पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड दैट रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए पहले रिसोर्स जनरेट भी करना पड़ेगा। तो रिसोर्स जनरेशन थ्रू कैसे होता है, सेविंग्स के थ्रू। अब पता है कि सेविंग्स 6.5% ऑफ जीडीपी जो है ना हाउस होल्ड का, ये आरबीआई बताता है कि सेविंग्स मतलब जो 6% ऑफ जीडीपी है वो सेविंग से आता है। अब देखो सेविंग्स रेट बिकम्स इंपॉर्टेंट, कैसे मैंने बताया था कि ये सेविंग्स रेट का है। अब ये जो सेविंग्स रेट वाला क्वेश्चन पढ़े कि सेविंग्स रेट अमॉन्ग सेवरल फैक्टर्स फॉर इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ, सेविंग्स रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन। 6% आ रहा है यहाँ से घर के सेविंग से। अब ये क्या हो रहा है, ये पैसा खर्चा नहीं हो रहा, ये पैसा सेव कर रहे हैं लोग, बैंकों में सेव कर रहे हैं। बैंक इज़ यूजिंग दिस टू गिव लोन, फिर ये बैंक के पास किसी दूसरे बैंक के पास जा रहा है क्योंकि वो सामान खरीद के किसी और को दे रहा है बैंक के पास, फिर बैंक इज़ यूजिंग सर्टन पार्ट ऑफ दिस टू कीप है CRR SLR एंड गिविंग इट एज लोन। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लायर इफेक्ट। सो अगर इन्वेस्टमेंट में भी 6% हो रहा है और किसी में भी और ज़्यादा हो रहा है, सेविंग्स का क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पैसा तो बचा हुआ ही है, ये सरकार ये फिजिकल साइकिल में एज अ सेविंग आर आफ्टर एक्सपेंडिचर, सो दिस होल्ड्स मोर वेटेज। तो 6% ऑफ जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम हाउस होल्ड सेविंग्स, आरबीआई का डेटा कहता है। देन बाय इन्वेस्टमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और कैसे हो सकता है, बाय इन्वेस्टमेंट, सरकार इन्वेस्ट कर सकती है, और सरकार नहीं इन्वेस्ट करेगी तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करवा सकती है। कैसे, मैंने बताया अभी आपको, PLI स्कीम से, डिजाइन लिंक, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, पब्लिक सेक्टर लेंडिंग नॉर्म से, बैंकों को बता सकते हैं कि तुमको इतना मैंडेट है करना है। तो इससे क्या होता है, इससे होता है इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और डेटा ये बताता है कि प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलमोस्ट 6% ऑफ जीडीपी, सेविंग से भी 6% आ रहा है, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर से भी 6% आ रहा है। देन कैपिटल फॉर्मेशन, अब ये जो इन्वेस्टमेंट होगा इससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए व्हाट आर द लाइक वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए एक और तरीका क्या है, इट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन। कि हाँ ये जो पैसा, ये जो इन्वेस्टमेंट ये सब सेव कर रहे हो, इसको कहाँ डालोगे, कैपिटल फॉर्म करोगे, कैपिटल फॉर्म करोगे तो नाउ यू विल हैव सम वर्किंग कैपिटल एंड देन यू विल हैव समथिंग एज योर स्टैटिक कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज समथिंग विच विल बी कंज्यूम्ड, है ना। तो अब बताओ वो जो कंज्यूम होगा वो पैसा किसी को वेज के रूप में जाएगा, किसी को पेमेंट के रूप में जाएगा, किसी को सैलरी के रूप में जाएगा, एंड देन दीज मनी विल बी यूज टू वॉट, क्रिएट डिमांड। तो कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ मोबिलाइजेशन। जैसे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो है इट सैट अराउंड 30% ऑफ जीडीपी, कैपिटल फॉर्मेशन से 30% ऑफ जीडीपी फिजिकल ईयर 25-26 में निकल के आया है। देन FDI एंड FPI इज ऑल्सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन, बाहर से पैसा लेके फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वाले आ रहे हैं, तो व्हाट आर दे ब्रिंगिंग, दे आर ब्रिंगिंग मनी विद देम, मनी इज व्हाट, रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स है, उसको मोबिलाइज किया। तो गवर्नमेंट कैसे मोबिलाइज कराएगी, गवर्नमेंट यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएगी, बाय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और डेटा क्या कहता है कि $64.7 बिलियन अप्रैल टू नवंबर वाले टाइम फ्रेम में आए 2025 में इंडिया में 64.7 बिलियन। तो दीज आर द एक्सटर्नल डेट, बोरिंग करके लाएंगे, कौन कंट्रोल करता है, फेरा एक्ट कंट्रोल करता है, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, कि कितना पैसा लेके आ सकते हैं, एक्सटर्नल डेट अराउंड 74, ये पैसा भी लाके क्या कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। डेट टू जीडीपी रेशियो इज 19.2%। अब देखो यही क्वेश्चन एक बार और आया कि हाउ इन वॉट वे इट इंकरेजेस स्टेट टू अडॉप्ट। तो हम इसमें देखेंगे कि आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया है, कहीं पे तो था, यहाँ पे नहीं है, बट वो कहीं पे है, जैसे पूछ रहा है कि एंकर हैज़ अ डेट टू जीडीपी रेशियो, वाई इट शुड बी एंकर फॉर जजिंग अ इकोनॉमिकल ग्रोथ। सिर्फ जीडीपी को ही मत करो कि जीडीपी बढ़े जा रहा है, जीडीपी बढ़े जा रहा है। अगर मान लो ये जीडीपी कर्जा लेके बढ़ रहा है तो क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ है। अगर मान लो ये जीडीपी एक ही मान लो, हाउ डू यू अंडरस्टैंड जीडीपी, जीडी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, एंड वो कैसे बढ़ रहा है, मान लो कि ये 1.5 बिलियन का देश है, मानना नहीं है तो सही बात है 1.5, और इसमें से मान लो 1000 लोग हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक हैं, और मान लो जीडीपी हमारे देश का 10,000 रुपये है। अब मान लो ये 1000 इंडस्ट्री मिलके 9,000 रुपये प्रोड्यूस कर रही है,
ठीक है, एंड देन रेस्ट ऑफ द कंट्री 1000 रुपये ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या ये सस्टेनेबल जीडीपी है? जीडीपी ग्रोथ तो हो रहा है, मान लो पिछले साल 8000 था और ये पिछले साल 500 रुपये था, 8500 रुपये से 10,000 आ गया जीडीपी, ग्रोथ तो हुआ है, बट क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ है? तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि डेट टू जीडीपी रेशियो बिकम्स इंपॉर्टेंट टू जज द ग्रोथ। तो चलो, एक्सटर्नल डेट हो गया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एक्स्ट्रा कमर्शियल बोरोइंग, व्हाट इज दिस? दिस सपोर्ट्स कैपिटल फॉर्मेशन। ये हम बजट से बाहर बोरो कर रहे हैं। रेमिटेंस, बाहर से रेमिटेंस जो आ रहा है वो भी क्या है? वो भी हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन का तरीका है। अब बताओ, रेमिटेंस कौन भेजता है? बाहर जो मजदूर काम करने जाते हैं, या फिर बाहर नॉट मजदूर मतलब सिर्फ मजदूर ही मत समझना, मजदूर मतलब एनी बडी हु इज लेबर, चाहे वो वाइट कॉलर लेबर हो, चाहे ब्राउन कॉलर लेबर हो, चाहे कैसा भी हो, ब्लू कॉलर लेबर हो। सो दीज आर मनी कमिंग फ्रॉम आउट, सेंट बाई द वर्किंग पॉपुलेशन बाहर, ये लोग भेज रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? इस पैसों को क्या कर रहे हैं? लार्ज रिसीवर, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रिसीवर, तो गवर्नमेंट इनके लिए भी कुछ कर रही होगी। जैसे प्रवासी भारतीय योजना बना है, प्रवासी भारतीय का इंश्योरेंस बनवाते हैं हम लोग। तो व्हाट आर दीज आर वे ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। एंड सरकार हर जगह कुछ ना कुछ करती है। एफडीआई के लिए कुछ करेगी, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कुछ करेगी, सेविंग्स के लिए कुछ करेगी। देन टैक्स रेवेन्यू इज ऑल्सो व्हाट वे ऑफ मोबिलाइजेशन, कि लोग कमा रहे हैं, इन पैसों पर सरकार टैक्स ले रही है, तो क्या हो रहा है? फाइनेंशियल रेवेन्यू मोबिलाइज हो रहा है। अब देखो 19.6% ऑफ जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम टैक्स। अब सरकार, यूपीएससी ने क्वेश्चन क्यों पूछा था ये कि सेविंग्स रेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अमॉन्ग सेवरल फैक्टर्स ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ सेविंग्स रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो क्यों वो ये भी पूछ सकते टैक्स रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेविंग्स रेट के बारे में ही क्यों पूछा? क्योंकि ये देखो, ये वायबल है, ये खर्चा सब कुछ करने के बाद बचा हुआ है, या फिर सब कुछ करने के बाद से पहले असाइड रखा हुआ खर्चा है ये। सो दिस इज नॉट गेटिंग लॉस्ट, बट दीज मनी आर गेटिंग लॉस्ट फॉर द पब्लिक। ये लॉस्ट हो जा रहा है, ये मनी उसके पास से ये सरकार के पास चला जा रहा है। सो द पेयर इज नोइंग दैट दिस मनी इज गॉन। बट सेविंग्स में क्या है? ये जान रहा है कि मेरा एसेट बैंक के पास रखा हुआ है, बैंक जान रहा है कि ये एसेट जो है इसका, ये मेरे पास लाइबिलिटी के रूप में रखा हुआ है, एंड देन इस मनी को बैंक एज अ एसेट आगे भेजता है। देन somebody who is receiving it is under liability to pay the amount with interest. So this is generating money, है ना? टैक्स रेवेन्यू सरकार हो सकता है अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करे, नॉट नेसेसरली जनरेटिंग मनी, बट सेविंग्स इज नेसेसरली जनरेटिंग मनी। ठीक है, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसी तरीके से आओ, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ भी होंगे। मान लो चालान हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आ गया, फीस से आ गया, ग्रांट से आ गया पैसा। सो दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर नॉन टैक्स रेवेन्यू। जैसे 2.6 लाख करोड़ डिविडेंड के रूप में आया है, आपका मेरा पैसा जो बैंकों में रखा हुआ है डिविडेंड के रूप में आया है। अब इस पैसे का क्या करोगे आप? या तो सेविंग्स करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे। सो ऐसे हो रिसोर्स मोबिलाइजेशन। सो वेन एवर देर इज एस्पेक्ट कि व्हाट आर द अदर फैक्टर्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यही पूछा ना कि savings rate is the most effective. Do you agree? And what are the other factors available for growth potential? What are the other factors available? Other factors are investment, capital formation, FDI, external debt, ECB, remittances, tax revenue, no tax revenue. These are the other factors. तो मेथड ही तो हो गया ना वो, कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो दीज आर द मेथड्स, दीज आर द फैक्टर्स। नीड पढ़ लिया हमने। अब देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने यहाँ पे। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, मैं इसमें क्या 15 पेज पढ़ा दूँ आपको, कोई मतलब है? यहाँ पे आपको 1 लाख डेटा लिखा दूँ यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ अलग अलग तरीके के डेटा। एक डेटा काफ़ी है ना, इतना डेटा पढ़ोगे इज एनफ। अब यहाँ 15 तरह का डेटा लिखा दूंगा, पॉइंट है याद रखेगा, याद ही नहीं रहेगा, क्यों पढ़ना है, राइट? सो ऑलवेज वेन एवर यू थिंक कि सर कितना कम पढ़ा रहे हैं, रिमेंबर सर बहुत पढ़ा रहे हैं, इनफ है ये, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं, ये पढ़ लिया हमने मेथड्स। अब आ जाओ चैलेंजेस पढ़ते हैं कि चैलेंजेस क्या है रिसोर्स मोबिलाइजेशन में। बताओ आप कि चैलेंजेस होने के लिए पहले रिसोर्स का जनरेशन ज़रूरी है। रिसोर्स का जनरेशन कैसे होता है? रिसोर्स का जनरेशन होगा, सरकार अलग अलग मेजर्स करेगी। ये देखो यही सब है रिसोर्स जनरेशन के तरीका या फैक्टर्स। दिस इज ओनली द तरीका, दिस इज ओनली बिकम्स फैक्टर, क्योंकि ये रहेगा तभी तो सरकार ग्रोथ कर पाएगी सर, तभी तो सरकार रिसोर्स मोबिलाइज कर पाएगी। तो चैलेंजेस क्या हैं इसमें कि अगर टैक्स से पैसा आता है ना, तो टैक्स बेस ही बहुत नैरो है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को हम टैक्स कर सकते हैं वो पॉपुलेशन का बहुत छोटा हिस्सा है, और जिन लोगों को टैक्स
और कर सकते, मतलब सॉरी, जिन लोगों को टैक्स करते हैं हम, वो बहुत छोटा हिस्सा है, और जिन लोगों को टैक्स कर सकते थे वो बहुत बड़ा हिस्सा है, बट वो इतना ही कम कमा रहा है या फिर इसी स्ट्रक्चर में जी रहा है कि उसको टैक्स नहीं कर पा रहे हैं। जैसे लार्ज इकोनॉमी इज अंडर इनफॉर्मल सेक्टर। कैसे? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बताता है कि 86% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज इन इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं। सो दिस मेक्स व्हाट, लो टैक्स बेस, बहुत कम लोग को ही टैक्स कर पा रहे हैं। देन राइजिंग टैक्स अरियर्स, अब जो लोग टैक्स भर सकते हैं, जिनको भरना है, वो टैक्स ही नहीं भर रहे हैं, तो देयर इज़ अ टैक्स डिस्प्यूट। डेटा है कि 2025 वाले फिजिकल फाइनेंशियल ईयर में देयर इज 20 लाख करोड़ का अरियर बचा हुआ है। मतलब पीपल हु आर इन लाइन एंड हु आर इन वेटिंग लिस्ट टू पे द टैक्स, इन वेटिंग लिस्ट ऐसा नहीं कि वेट कर रहे हैं, हु हैव नॉट पेड इट येट, हु आर डिफॉल्टर्स इन टैक्स पेमेंट। देन सरकार कितना भी कर ले रिसोर्स मोबिलाइज, उनका एक चैलेंज होगा कि भाई सब्सिडी लीकेज, करप्शन, इनएफिशिएंट स्पेंडिंग में चला जा रहा है। लीकेज और कैसे होता है? इंक्लूजन एरर एंड एक्सक्लूजन एरर। तो ICRIR का डेटा क्या कहता है कि 69,000 करोड़ एनुअली गोज इनटू व्हाट, इनटू लीकेज, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर में चला जाता है। सो वी नीड टू एड्रेस दिस पॉइंट एज वेल। तो ये चैलेंज हो गया। देन पुअर एसेट मोनेटाइजेशन। अब एसेट मोनेटाइजेशन का एक और चैलेंज क्या था कि सरकार, अच्छा सरकार पहले एसेट मोनेटाइजेशन क्यों कर रही थी ये बताओ। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो, लेट्स अंडरस्टैंड, सरकार के पास, जैसे मान लो तुमने पढ़ा कि सरकार ने लेट्स से ये पोर्ट था, उस पोर्ट को सरकार ने किसी XYZ कंपनी को दे दिया टू मैनेज इट। तो सरकार ने क्या किया, उसको मोनेटाइज किया, उस एसेट को मोनेटाइज किया। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट है, LIC था सरकार के पास, LIC ने क्या किया, उसका 49% शेयर को पब्लिक होल्डिंग्स में डाल दिया, उसके शेयर्स निकाल दिए। सो नाउ सरकार और पैसा रेज कर सकी उसके लिए। तो एसेट मोनेटाइजेशन में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि जो सरकार के पास एसेट है, चलो लेट्स अंडरस्टैंड एक बहुत वेग एग्जाम्पल में, मेरे पास ना 20 टेबल्स पड़े हैं, ठीक है, 20 टेबल्स पड़े हैं, 20 कुर्सी भी पड़ा है, 20 चेयर्स भी पड़े हैं मेरे पास। अब ये बताओ कि मुझे इस टेबल चेयर से मैं क्या कर सकता हूँ। 20 टेबल 20 चेयर पड़े मेरे पास, तो एसेट पड़ा हुआ है। बट अब मैं इसका क्या करूँगा कि मैं इसको लेट्स से बैंक्वेट हॉल्स को दे सकता हूँ, मैं लेट्स से इनको उनको शादी के कैटरिंग वालों को दे सकता हूँ, मैं इनको लेट्स से स्कूल को दे सकता हूँ। सो व्हाट एम आई डूइंग कि ये मेरे पास खाली खाली घर में पड़ा हुआ है। अब व्हाट आई डू, मैं इसको जा के रेंट पे खुद से लगा सकता हूँ, या फिर मैं एक कंपनी को लेके आऊँ और उसको ये दे दूँ, बोलूँ भाई तू ये ले और तू इसको इन्वेस्ट कर, मुझे इससे तेरे कमाई का 90% चाहिए होगा, या फिर छोड़ो 90% नहीं, मुझे 9,000 रुपये हर साल चाहिए या फिर हर महीने चाहिए, तू चाहे इसे जितनी कमा ले, तुम 1 लाख रुपये कमा लो, फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे 90,000 रुपये दे दो, 9,000 रुपये दे दो। सो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इसी तरीके से जो उनके पास रिसोर्सेस रखे थे, जो सरकार एफिशिएंटली नहीं मैनेज कर पा रही है, और या सरकार को लग रहा है कि इसको और अच्छे तरीके से कोई और मैनेज कर सकता है, गवर्नमेंट डज व्हाट, गवर्नमेंट मोनेटाइज एसेट, जैसे एसेट मोनेटाइज। और सरकार का एम था कि जब ये एसेट मोनेटाइजेशन सरकार ने लॉन्च किया था, सरकार का एम था कि 6 लाख करोड़ तक का टारगेट था कि टू हैव अ रेवेन्यू थ्रू asset monetization, but this goal of 6 lakh crore is yet to be met. Then there is a regional imbalance, FDI flow, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, हैदराबाद, यहाँ ज़्यादा हो रही है FDI इनफ्लो। गुजरात, मणिपुर, त्रिपुरा, सॉरी गुजरात कह रहा हूँ, बिहार, उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ कम FDI इनफ्लो हो रहा है। सो दिस आर ऑल्सो चैलेंज ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन कि यहाँ रिसोर्स ही नहीं बन पा रहे हैं, तो मोबिलाइज क्या करेंगे। सो देर इज़ अ रीजनल इम्बैलेंस। देन वीक ग्रास रूट कैपेसिटी, जो अर्बन बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, या फिर टाउनशिप्स हो गए, या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए, जो ग्राम पंचायत चले जाओ, या फिर जिला परिषद चले जाओ, इन लोगों में क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनके पास कैपेसिटी ही नहीं है। नाउ यू टेल मी, इनको टैक्स कलेक्ट करने का आर्टिकल कौन सा है फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, दैट इज़ PRIs, एंड फॉर अर्बन लोकल बॉडीज ऑल्सो। ठीक है, मैं जब प्री पढ़ाऊंगा ना तो पढ़ाऊंगा इनका तरीका क्या है इनको याद करने का। ठीक है, देन फिजिकल इम्बैलेंस, ये बहुत है, वर्टिकल इम्बैलेंस भी है, देन हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस भी है, बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन पीपल,
कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। हॉरिजॉन्टल में भी देखोगे तो स्टेट्स विच आर एट सिमिलर लेवल दे हैव इम्बैलेंस इन देम एज वेल। तो इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो कि किसी दो राज्यों का लेट्स से SGDP दोनों का सेम है, बट दोनों के पास रिसोर्स का सोर्सेस अलग अलग हैं। इनके पास होता है इंटरनल रिसोर्स और इनके पास बाहर से रिसोर्स मंगाना पड़ रहा है। सो देर इज अ फिजिकल इम्बैलेंस। अब रिसोर्सेज ही मत समझना कि सर उसके पास ज्योग्राफी में कोयला नहीं है तो वो कोयला कहाँ से लेगा, नहीं, मैं सिर्फ ह्यूमन कैपिटल की भी बात करता हूँ। ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो रिसोर्स। तो ये रिसोर्स कहाँ से आ रहा है, तो देर इज अ फिजिकल इम्बैलेंस। अब इनको ना आप जब बार बार कंटिन्यूसली पढ़ोगे ना तो आपको रियलाइज होगा, व्हेन यू गो थ्रू दिस 2 to 3 टाइम्स आपको ये रियलाइज होगा, अच्छा चैलेंजेस इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन, नैरो टैक्स बेस यहाँ है, राइजिंग टैक्स एरियर सही है, सब्सिडी लीकेज हो रहा है। तो आपको ऐसे पढ़ना एग्जाम से पहले, इसीलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स आपके ना ऐसे बने होने चाहिए। अब पैराग्राफ 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 में बना होगा ना तो कोई पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने चैलेंजेस पढ़ लिए, और हमारा ये लेक्चर हो चुका है 31 मिनट्स का, और हमारे पास कितना बचता है, बचता तो है थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको, लेट्स से 45 मिनट्स तक कर लेते हैं, एंड देन वील डू व्हाट, वील ब्रेक दिस इनटू सेकंड पार्ट। देन गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए होंगे इस रिसोर्स को मोबिलाइज करने के लिए, सरकार ने कुछ मेजर्स लिए होंगे, वो क्या बन जाएगा, हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स बन जाएंगे। अब बताओ, जितने भी हमारे पास ये थे तरीका, मेथड्स, इन सब मेथड को सरकार कैसे करेगी, कोई स्कीम ला के ही करेगी ना। तो जितने भी मेथड ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, जितने भी फैक्टर्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, उन सब के लिए सरकार एक स्कीम लेके आएगी, और पढ़ेंगे भी इसको उसी तरीके से। देखो एग्जैक्टली उसी तरीके से बनाया भी मैंने। अब टैक्स रिफॉर्म, टैक्स है, टैक्स सबसे कम कलेक्ट हो रहा है, लेट्स से टैक्स। तो टैक्स रिफॉर्म सरकार क्या करेगी, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म कर सकती है, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म कर सकती है। तो सरकार ने क्या किया है, डायरेक्ट टैक्स के लिए सरकार ने विवाद से विश्वास तक लेके आई है स्कीम। ये वो ये टैक्स डिस्प्यूट को क्लियर करने के लिए, टैक्स डिस्प्यूट फॉर व्हाट, टू क्लियर टैक्स arrears and control, sorry, and control what, tax evasion, right, we can do it like this. Then what, then we have indirect taxes. इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी सरकार ने कुछ सरकार ने कहा कि मंथली GST कलेक्शन करो, ठीक है। एंड व्हाट इट इज़ डूइंग, सॉरी मंथली GST से सरकार हैज़ ऑल्सो गिवन यू क्वार्टरली GST का ऑप्शन, सरकार हैज़ गिवन यू हाफ ईयरली GST का ऑप्शन। सो व्हाट, it can make it very easy for the taxpayer to submit their tax, and इनका इसका रिजल्ट दिखा है, it has constantly increased, अब ऑलमोस्ट 1.8 लाख करोड़ चला गया है। मंथली जीएसटी कलेक्शन हैज़ कॉन्स्टेंटली एक्सीडेड 1.8 लाख करोड़। तो गवर्नमेंट का रिफॉर्म इज रिफ्लेक्टिंग। देन डिसइन्वेस्टमेंट एंड एसेट मोनेटाइजेशन, सरकार ये भी तो करना था, क्योंकि हमारे पास जो एसेट था, ये जो कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, एसेट कर रहे हैं, ये इनको भी तो सरकार को मोबिलाइज करना है। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया होगा, देखो मैं जो भी बता रहा हूँ उसको रिलेट करके बता रहा हूँ, ताकि आप एक एस्पेक्ट याद करो तो आपको मल्टीपल एस्पेक्ट याद रहें, ठीक है। तो अब जब ये मेथड और रिसोर्सेज पढ़ लिए हम, तो इसी को तो मोबिलाइज करना था, राइट। तो सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट एंड एसेट मोनेटाइजेशन के लिए क्या किया सरकार ने, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट किया सरकार ने कहा कि प्राइवेट कंपनी और अच्छे से मैनेज कर सकती है इसको। LIC का किया था आई गेस 2021-20 नहीं 21 में शायद, LIC का डिसइन्वेस्टमेंट किया सरकार ने। देन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लेके आई सरकार, इसमें था कि 16.7 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन करेंगे। इंक्रीज फॉरेन कैपिटल, FDI चाहिए। देखो हर एक चीज़ मैं रिलेट करा के पढ़ा रहा हूँ, भागना किसी चीज़ से नहीं है। आई गेस दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू स्टडी, ठीक है। आई प्रॉमिस यू, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, मैं प्रॉमिस करा रहा हूँ। इंक्रीजिंग फॉरेन कैपिटल, जैसे लिबरल FDIs किया सरकार ने, PLI स्कीम्स लेके आई, किस में लेके आई, फार्मा में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल्स में, सब में, कि भाई बाहर से लोग इजीली आ सकें। देखो रिमेंबर द केस जब सुजुकी को इंडिया में आने के लिए मारुति के साथ टाइप करना पड़ा था, होंडा को इंडिया में आने के लिए हीरो के साथ टाइप करना पड़ा था। अब ये क्यों था, ये क्यों करना पड़ा, वाई वॉज सुजुकी एंड होंडा नॉट अलाउड टू कम इंडिपेंडेंटली,
ये सब क्या था? ये सब था लाइसेंस राज। गवर्नमेंट ने इनको ईज़ किया कि नहीं, तुमको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुम आओ भाई, अपने से आओ, अपने यहाँ लगाओ। देन लिबरल एफडीआई, वेरियस सेक्टर में सरकार ने एफडीआई को वो किया, एंड इट हैज़ व्हाट, इट हैज़ क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 992 बिलियन इन फिजिकल ईयर 25-26। वेरियस सेक्टर से कौन कौन सेक्टर्स में सरकार ने एफडीआई इंश्योरेंस में अलाउ कर दिया, सरकार एफडीआई बैंकिंग में अलाउ कर दी, सरकार एग्रीकल्चर में एफडीआई अलाउ की है। तो यू विल अंडरस्टैंड, जब प्री पढ़ोगे तो पढ़ोगे कौन कौन से सेक्टर में सरकार ने एफडीआई कितना कितना परसेंट लॉन्च कर रखा है। ठीक है, वो डेटा हम यहाँ ऐड कर लेना। तब अभी पढ़ा दूंगा उसको तो लगेगा सर ये तो बहुत हैप्पीजार्ड डेटा हो गया, नहीं पढ़ना अभी। देन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ भी तो करना है सरकार को। देखो पढ़ा है सरकार, वी नीड टू डेवलप व्हाट, वी नीड टू डेवलप कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन इज व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। को लिख लो यहाँ पे। कैपिटल फॉर्मेशन करना है, तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सरकार ने क्या किया है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लेके आई है कि इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन व्हाट, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, अर्बनिफिकेशन करना है। पीएम गति शक्ति, लॉजिस्टिकल कॉस्ट को रिड्यूस करना है। क्यों? और इसका असर क्या हुआ है पीएम गति शक्ति का, 14% हो गया है, जो कि 18% ऑफ जीडीपी हुआ करता था खर्चा लॉजिस्टिक में। सो पीएम गति शक्ति से डिफेंस, डेडिकेटेड डिफेंस फ्रिगेट कॉरिडोर से, सॉरी डेडिकेटेड डिफेंस नहीं, डेडिकेटेड फ्रिगेट कॉरिडोर से क्या हुआ है कि द एक्सपेंस ऑन द लॉजिस्टिक हैव गॉन डाउन 14%, विच वॉज 18% ऑलमोस्ट। सो दिस इज अ ह्यूज। देन सेक्टोरल रिफॉर्म करेगी, बैंकिंग में रिफॉर्म हुआ है, अलग अलग सेक्टर्स में आप देखोगे, एविएशन सेक्टर में रिफॉर्म हुआ है सब कुछ। तो बैंकिंग में क्या किया सरकार ने, ये जितना भी ये जैसे मान लो यहाँ पे एनपीए था, सेविंग्स है, आपने लोन लिया, इन्वेस्टमेंट है, इनमें सर आपने लोन लिया, ठीक है, बोरोइंग्स था, ये बोरोइंग्स नहीं आ रही हैं, तो सरकार ने क्या किया उसके लिए, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म किया। जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, सरफाएसी एक्ट आया। अभी जैसे रिसेंटली हमने एक न्यूज़ पढ़ा था, गवर्नमेंट क्या लाई थी, SNPA लाई थी ना, इट वॉज फॉर वॉट, देखने दो मुझे, अभी जब रिसेंटली मैं आपको पढ़ा रहा था, 1 सेकेंड, आई विल टेक इट आउट फॉर यू। जो मैगजीन पढ़ाया था, आरबीआई इंट्रोड्यूस स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट, ये अब न्यू इसको लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, स्पेसिफाइड, सॉरी आरबीआई ने स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। क्या था ये कि इनको कैसे जो कैप्चर्ड और जो अटैच्ड प्रॉपर्टी हैं थ्रू सरफाएसी एक्ट्स, इनको किस तरीके से मोनेटाइज करना है, किस तरीके से इनका रिकन्स्ट्रक्शन करना है, दिस वाज इट। तो यहाँ लिख सकते हो क्या था, SNFA, राइट इट हियर, प्लस RBI's SNFA। व्हाट वाज इट SNFA, लिख लेना यहाँ से, स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट फॉर व्हाट, इट वाज फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, ठीक है। देन देयर इज सरफाएसी एक्ट। सरफाएसी एक्ट में आप ये पढ़ोगे कि गवर्नमेंट आरबीआई किसको किसको अलाउ करती है एज अ डेटर टू रिकवर देयर डेट, कौन कौन है इसमें, बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, कौन कौन है। देन एसेट में, उसी एसेट को रिकंस्ट्रक्शन में, ARC दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। बैड बैंक गवर्नमेंट ने बनाया था। बैड बैंक क्या करती है कि इट विल एक्वायर योर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इट विल गिव यू सर्टन पेमेंट अप हैंड, एंड देन रेस्ट ऑफ द पेमेंट को सरकार इसको डिसइन्वेस्ट करके स्लोली लेके आएगी। सरकार नहीं, मतलब जो बैड बैंक बनेगा, जो बैड बैंक का ग्रुप ऑफ कंपनीज बनेगा, देन देयर इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इट विल डू व्हाट, इट विल रिकवर द लॉस्ट एसेट, इन एसेट्स को रिकवर करेगी। देन वी हैव फाइनेंशियल कंसोलिडेशन, क्या, FRBM एक्ट, लॉन्ग टर्म गोल है कि भाई बाहर से पैसा लाना है, कैसे पैसा आना चाहिए, कितना पैसा आना चाहिए। ग्रीन बजटिंग करेगी, क्यों, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी चाहिए। जेंडर बजटिंग करेगी, क्यों, क्योंकि इंक्लूसिविटी चाहिए सरकार। और क्या करी है, आउटकम बेस्ड बजटिंग करी है, जिसमें कि सनसेट क्लॉज हैं, नो मार्च रश, ये नहीं कि पूरे साल आप कुछ खर्चा ना करो, सिर्फ लास्ट मार्च में खर्चा कर दो।
देन यू विल स्टार्ट जीरो बजटिंग, कि हर साल आप जो बजटिंग करोगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो बजट लैप्स होगा। एंड देन यू स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो, कि आपने पिछले साल से यहाँ तक इन्वेस्टमेंट करके आए हैं, अब नाउ योर जजमेंट एसेट इज दिस, अब आपका यहाँ से होना चाहिए, अगले साल फिर यहाँ से होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप हर साल यहाँ से शुरू करोगे, हर साल यहाँ शुरू करोगे और बोलोगे इतना पैसा खर्चा करना है, नहीं। तो सनसेट बजटिंग, जीरो, जिसको बोलते हैं जीरो बजट, जीरो बेस बजटिंग। देन नो मार्च रस, ये सब गवर्नमेंट का क्या है, तरीका ही तो है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स। देन डिजिटल गवर्नेंस के लिए भी जैम ट्रिनिटी, दैट इज जनधन आधार मोबाइल, यूजिंग व्हाट, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एनपीसीआई का, एनपीसीआई इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो इट हैज़ डन व्हाट, डिजिटल गवर्नेंस के थ्रू। देन डिजिटल इंडिया मिशन। सी, आपको क्या याद रखना था, आपको याद रखना था कि मेरे पास टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस क्या हैं। अब जैसी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस याद रह गए और आपको पता है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होता है, ये पॉइंट खुद बना सकते थे कि मेथड मोबिलाइज करने का क्या है, नीड क्या है, नीड सिलेबस याद रहेगा तो नीड पता लग जाएगा, चैलेंजेस क्या हैं, ड्रॉबैक्स पता लग जाएगा। देन यू विल अंडरस्टैंड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या थे। सब कहाँ से शुरू हुआ, सब शुरू हुआ टाइप ऑफ रिसोर्सेज से। सी, वी हैव गॉन टू 41 मिनट्स नाउ। अगर हम मेजर टू इम्प्रूव रिसोर्स कर लेते हैं, जो चैलेंजेस था उसी को अगर एड्रेस कर लेते हैं। देखो अब ना ये अब लगेगा कि सर ये तो इन्फॉर्मेशन रेप्लिकेट सा लग रहा है कि टैक्स बेस था, सरकार ने ये किया, सरकार ने अच्छा ब्रॉड एंड टैक्स बेस भी कर दिया यहाँ पे, अच्छा इंक्रीज नॉन टैक्स रेवेन्यू, स्ट्रेंथन फिजिकल डिसिप्लिन, ये रिपीटेड इन्फॉर्मेशन। हाँ रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है, बट राइट इन डिफरेंट हैंड्स, नो डिफरेंट हेडिंग में। देखो इन्फॉर्मेशन को ही मैंने कैसे रीराइट किया है कि अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव था तो मेथड क्या था, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ही तो मेथड है। तो मेथड है कि ब्रॉड एंड टैक्स बेस, तो सरकार क्या करेगी, जीएसटी रिफॉर्म की है ना, कि और टैक्सेस बेस को रिफॉर्म कर, रिन्यू कर दिया। जस्ट 1 सेकेंड देखते हैं हम लोग। चलो 41 मिनट्स हो गया ना, क्या आधा खत्म हो गया क्या, क्योंकि ना नेक्स्ट इसका पार्ट है ना, एक जीडीपी बहुत बड़ा पार्ट होगा इसमें, डेट टू जीडीपी वाला पार्ट बहुत बड़ा तो नहीं है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ तक करते हैं, देन नेक्स्ट वाले में हम फ्री बीज से करेंगे, ठीक है। तो 45 मिनट्स यहाँ हो गया, शायद अगला 45 मिनट्स में उसमें लग जाएगा। देखो एक साथ करूँगा तो 1.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा। अब आ जाओ, देखो ये बस इन्फॉर्मेशन रेप्लिकेटेड है एंड ऊपर से ही इसको समझना है, ठीक है। अब रिसोर्सेज समझ गए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज समझ गए, मोबिलाइजेशन समझ गए, बताओ हम यहाँ पे क्या क्या टिक कर सकते हैं। गवर्नमेंट मेजर समझ गए हम। अब इम्प्रूविंग रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे, अब बताओ कि इम्प्रूव कैसे करोगे, व्हाट आर द मेजर्स टू इम्प्रूव। कि हमने एड्रेस किया था कि नैरो बेस है तो टैक्स बेस को ब्रॉडन कर दो, ब्रिंग मोर इनफॉर्मल बिजनेसेस एंड मोर, जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है उनको किस में लेके आओ, इनटू इकोनॉमी। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी करो, डेटा ट्रायंगुलेशन, व्हाट इज डेटा ट्रायंगुलेशन, कि यूज़ करो कि ये जीएसटी, ये एक्वायर कितना काम किया था, ये लेबर को पेमेंट कितना कर रहा है, उनके आधार पे जैसे यूज़ जीएसटी, इनकम टैक्स एंड बैंकिंग डेटा, कि कोई भी बिजनेस को, कि हाँ अगर इन तीनों चीज़ में आपके तीन तीन क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तो आप टैक्सेबल हो, आप टैक्स पेएबल हो। तो इससे क्या होगा, टैक्स बेस बढ़ेगा, रादर देन हैविंग ओनली सिंगल फैक्टर कि आपका आर ओ आई, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ईयरली टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर कितना है उसके आधार पे, रादर देन यू कैन यूज़ डिफरेंट फैक्टर्स कि कितना जीएसटी पे कर रहा है, कितना सामान खरीदने पे वो जीएसटी पे कर रहा है, तो हाँ ये टैक्सेशन स्लैब में आता है, ये इनकम टैक्स देखो, इसका बैंकिंग डेटा देखो, और ये तीनों को अगर क्यूमुलेट करोगे तो इसे टैक्स बेस हो सकता है वाइडन भी हो एंड देन जस्टिफाइबल भी हो। टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। देन इंक्रीज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, कैसे करोगे नॉन टैक्स रेवेन्यू, मोनेटाइज करो अपने आइडल जो पब्लिक एसेट्स बैठे हैं, जिनका काम नहीं हो रहा है, जिनको सरकार एफिशिएंटली नहीं चला पा रही है, उनको मोनेटाइज करो। इम्प्रूव प्राइसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जैसे ऑक्शन बेस्ड करो, रादर देन सरकार गिविंग इट कि हाँ आप इसको निकाल के लेके आओ, डू इट व्हाट, इंप्रूव नेचुरल रिसोर्स का प्राइसिंग, ऑक्शन बेस्ड कोल माइनिंग का प्राइसिंग करो, ऑक्शन बेस्ड फॉरेस्ट रिसोर्सेज का वो करो। देन स्ट्रेंथन द फिजिकल डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन में कौन से, एनके सिंह कमेटी, रिमेंबर हम पहले भी पढ़े हैं। एस्टैब्लिश व्हाट, इंडिपेंडेंट फिजिकल काउंसिल बनाओ, ये सब कुछ सरकार ही नहीं कर रही है, एक फिजिकल काउंसिल बनाओ जो सबको मॉनिटर कर सकती है। ये डेटा है, एनके सिंह कमेटी रिपोर्ट लिखोगे। देन रिपोर्ट में रिपोर्ट लिखने नहीं बैठ जाना, रिपोर्ट जाके पढ़ने नहीं बैठना, बस नाम लिखना है कि एनके सिंह कमेटी। देखो आप देखोगे ना, कोई टॉपर का कॉपी उठाओ, जस्ट मेरी बात मत मानो, जाओ किसी टॉपर का कॉपी उठा के देखो और ये देखो कि क्या वो एक्सप्लेन किया है,
जितना ज़्यादा जितना बढ़िया टॉपर होगा ना, उसका एग्जामिनेशन नोट देखना, वो एक्सप्लेन किया ही नहीं है। आपको ये मान के चलना कि एग्जामिनर को आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, आपने लिखा है। एक्सप्लेन नहीं करना आंसर में बैठ के कि हाँ मैं लिखा तो अब इसको पैराग्राफ में एक्सप्लेन करूंगा, नो वे। देन लेट्स अंडरस्टैंड क्वालिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि भाई मूव अवे फ्रॉम यूनिवर्सल डीबीटी कि सभी को दे रहे हैं, काटो इसको, नहीं करना यूनिवर्सल डीबीटी। डू व्हाट, टारगेटेड डीबीटी करो। जैसे तमिलनाडु में है यूनिवर्सल डीबीटी कि नो मैटर व्हाट यू आर, तुमको सबको पैसा मिलेगा, सबको सब्सिडी मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार फियर्स ऑफ, वहाँ की सरकार फियर करती है, लोकल गवर्नमेंट फियर्स ऑफ व्हाट, फियर्स ऑफ एक्सक्लूजन एरर। तो गवर्नमेंट डज व्हाट, यूनिवर्सल डीबीटी कर देती है, तो लॉस ऑफ रिसोर्स हो रहा है ना। तो इसके लिए क्या करना था हमें, क्वालिटी पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है। देन प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूजिंग व्हाट, गवर्नमेंट के पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रमोट करने के तरीके क्या हैं, इनवाइट्स यूज़ करेंगे, राइट्स यूज़ करेंगे, CSR फंड यूज़ करेंगे। इनवाइट्स आर व्हाट, फॉर जो एसेट्स हैं, रियल स्टेट एसेट्स हैं, उनमें क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं कि आओ जो आइडल एसेट्स रह गए हैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, अपना हिस्सा भी पाओ, अब खुद भी प्रॉफिट कराओ, मेरे को भी प्रॉफिट कराओ, जो मेरी बैठी हुई एसेट है उसको लाओ। CSR फंड इज डूइंग व्हाट, इज एड्रेसिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मान लो आप जैसे कोकोला फैक्ट्री का याद करो, कोकोला फैक्ट्री क्या था, वो वहाँ का पानी यूज़ कर रहा था। तो अब जब आप वहाँ का पानी लोकली यूज़ कर रहे हो तो वहाँ के लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी तो दो, वहाँ पे फॉरेस्ट तो लगाओ। तो सरकार ने क्या किया है, CSR नॉर्म लेके आई है कि अगर जिसका 500 करोड़ से ज़्यादा, आई डोंट एग्जैक्टली नंबर, इसको रिवाइज हुआ है, ये लास्ट के 3 साल में 500 करोड़ से ज़्यादा का वो है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी टर्न अराउंड है, तो आपको इतना परसेंट, 3% ऑफ इट इज़ CSR में लगाना है। सो दिस इज प्रमोटिंग वे ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्लाइमेट फाइनेंसेस करो, स्ट्रेंथनिंग, जो अभी बताया था आपको कि ULBs एंड अर्बन लोकल बॉडीज एंड PRIs को स्ट्रेंथन करना है। यही सब तो था यहाँ पे चैलेंजेस, इन्हीं को तो एड्रेस कर दिया हमने यहाँ पे। सरकार स्कीमें भी उन्हीं को एड्रेस कर रही है ना। अब जैसे मान लो अगर बोलोगे कि ULBs एंड PRIs करना है, तो उसमें लिखोगे सरकार ने क्या किया इनके लिए गवर्नमेंट 70, इसके लिए 74th, इसके लिए 73rd अमेंडमेंट लेके आई है। 73rd व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बस ऐसे ही करना है। तो इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट, बिफोर वी स्टार्ट, हम उसको क्या कर देंगे ना, उसको हम कर देंगे वो वाला पार्ट, उसको बना देंगे पार्ट 2। हाँ, यहाँ से इसको पार्ट 2 कर देंगे, ठीक है। विल स्टार्ट इट एज पार्ट 2 फ्रॉम फ्रीबीज एंड वेलफेयर। अभी के लिए दैट्स इट। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो यहाँ तक। थैंक यू। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो अपने PDFs के लिए, सारे PDF वहाँ मिलेंगे। एंड इफ़ यू आर रीडिंग इट एज अ PDF, यू कैन ज्वाइन इट एज फ्री लेक्चर के लिए यहाँ पे, एंड देन सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। आई कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी पार्ट 2 ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। देखो मैं चाहता पार्ट 1 में ही कर देने का, बट ऑलरेडी 48 मिनट में हम लोग जा चुके हैं। विल डू इट इन पार्ट 1 ओनली, सॉरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। थैंक यू।